स्टूडेंट्स, पीएचई का आपका पेपर है, एग्ज़ाम है 13 को। उसके लिए हम क्विक रिकॉल्स करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे सारे के सारे चैप्टर्स, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जुड़े रहिए। इसमें क्या है कि आप लोगों को एक आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कौन से कंसेप्ट में क्या क्या लिखना है और क्या करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि हमेशा सिलेबस काफ़ी चेंज होता है। इस सेशन में भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। तो पहला जो आपका चैप्टर 1 है उसमें है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। उसका पहला कंसेप्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे योजना, व्यवस्थापन, नियुक्ति, निदेशन और नियंत्रण। ये क्या होता है? प्लानिंग क्या है? सबसे पहले हम पॉइंट आते हैं। प्लानिंग इंग्लिश में बोले तो ए फॉरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर एंड मेकिंग ऑफ ब्लूप्रिंट व्हाट, व्हेन, हु टू अचीव द एम। और हिंदी में हम बोलेंगे कि भविष्य को अनुमानित करते हुए एक लेखा जोखा तैयार करना ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? टू सेटअप द थिंग्स अकॉर्डिंग टू प्लान टू अचीव द एम। हमें अपनी चीज़ों को सेटअप करना है, जो हमने प्लान किया है उसको सेटअप करना है कि कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, कौन से मटेरियल चाहिए, किसके लिए? लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारा आ गया स्टाफिंग। स्टाफिंग भी क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, लोगों को नियुक्त करना जैसा हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य के अनुसार हमें स्टाफ बनाना है, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज व्हाट? डायरेक्टिंग हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्पायर करना, गाइड करना, मतलब डायरेक्ट करना, निर्देशन देना। टू अचीव द एम, ये टू अचीव द एम है ना, ये हर एक में लिखना अपने पांचों में। उसके बाद लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपका नियंत्रण। नियंत्रण मीन्स जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, रियल परफॉर्मेंस, और जो हमने डिसाइड की थी परफॉर्मेंस प्लानिंग के तहत, उन दोनों में हमारे परफॉर्मेंस किधर जा रही है, हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ और रियलिटी के साथ हम किधर जा रहे हैं, क्या हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं या नहीं। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना, इन चीज़ों पे नियंत्रण करना कि हमें जो सेट किए थे गोल उसी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। तो चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन कौन सी समितियाँ होती हैं, उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। तो पहले जो सबसे पहले कमेटीज में क्या है, जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल फंक्शन होता है, आप उसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं, वो कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे कोई डेकोरेशन का काम करता है, कोई रिफ्रेशमेंट बांटते हैं, कोई गेस्ट को रिसीव करता है। तो ऐसे ही हमारी कमेटीज़ हैं। जैसे स्पोर्ट्स के दौरान कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं? मान लीजिए पहली है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जिसका काम है खिलाड़ियों का और ऑफिशियल्स को रूम्स देना और उनके खान पान की व्यवस्था करना। दूसरा मान लीजिए यातायात समिति। यातायात समिति का क्या कार्य है? खिलाड़ियों को होटल से लेके वेन्यू तक लेकर जाना मैचेस में। फर्स्ट एड कमेटी का कार्य क्या है? फर्स्ट एड, पहली मदद जो करते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम किसी खिलाड़ी को हो जाती है तो उसको मेडिकली फर्स्ट हेल्प देना, दैट इज फर्स्ट एड कमेटी। और कौन सी कमेटी होती है? डेकोरेशन कमेटी। डेकोरेशन कमेटी में सजावट समिति। सजावट समिति का लक्ष्य क्या है कि जो स्टेजेस को तैयार करना, प्रोग्राम्स जो हैं जहाँ पर होने हैं, जहाँ स्टेज है उसके आसपास जो भी सजावट होती है, दैट इज द वर्क ऑफ द डेकोरेशन समिति। उसके बाद कौन सी समितियाँ हैं? मान लीजिए ग्राउंड एंड इक्विपमेंट समिति, मतलब खेल मैदान और उपकरण समिति। इसका कार्य क्या है? इनका वर्क है कि रूल्स के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट है या नहीं, उसको जांचना, प्रोवाइड कराना, खेल मैदान खेलने लायक है या नहीं।
नेक्स्ट इज ऑफिशियल समिति। ऑफिशियल समिति क्या है? एम्पायर्स, रेफरी जो मैचेस कराते हैं वो समिति है, वो कमेटी है, ताकि मैचेस जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन से हो जाए। एक दो बार क्वेश्चन आया है एक्रीडेशन समिति क्या होती है? एक्रीडेशन समिति मीन्स मान्यता जो समिति देती है, आई कार्ड्स उपलब्ध कराना, एंट्रीज बनाना, राउंड्स बनाना। और पिछले सेशन में क्वेश्चन आया था लॉजिस्टिक समिति। लॉजिस्टिक समिति का क्या क्या कार्य है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं हिंट दे देता हूँ। ट्रांसपोर्ट से लेके सब कुछ इसके अंडर है लॉजिस्टिक समिति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्सर्स। फिक्सर्स जो होते हैं आपके सिलेबस में नॉकआउट और लीग। फिक्सर्स क्या होता है? टू फिक्स द मैचेस, हु इज गोइंग टू प्ले विद हुम, मतलब कौन किसके साथ खेलने वाला है, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें आप एक वर्ड सुनते हैं बाय और सीडिंग। सीडिंग क्या होती है? रैंक। बाय क्या होती है? बाय एक प्राथमिकता है। बाय क्या है? प्राथमिकता दी जाती है। जिस टीम को बाय मिलती है वो अपने पहले राउंड का मैच नहीं खेलती। पहला मैच खेलती हैं लेकिन पहले राउंड का मैच नहीं खेलती, वो अपना पहला मैच दूसरे राउंड में खेलती है। मीन्स बाय मिलने वाली टीम को प्राथमिकता मिलती है। एक डमी टीम होती है बाय। जिस टीम को बाय मिलती है वो अपने पहले राउंड का मैच नहीं खेलती, वो अपना पहला मैच दूसरे राउंड में खेलती है। तो टूर्नामेंट के दोनों पार्ट है, नॉकआउट और लीग। टूर्नामेंट क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपटीशन कराना टू डिसाइड ए विनर। एक विजेता को चुनने के लिए नियमों के आधार पर हम एक मुकाबले आयोजित कराते हैं। इसके दो पार्ट आपके सिलेबस में है, नॉकआउट एंड लीग। नॉकआउट क्या होते हैं? जो टीम हारी वो टूर्नामेंट से बाहर। इकोनॉमिकल होते हैं, पैसा कम खर्च होता है, टाइम कम लगता है। नॉकआउट। लीग क्या होते हैं? हर टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम एक बार खेलेगी। इसके दो पार्ट है, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग मतलब हर टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम एक बार, और डबल लीग में हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार। तो चलिए अब हम थोड़ा सा फिक्सर्स पे नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले हम लीग को करते हैं। लीग में स्टेयर केस बहुत ही सिंपल है। स्टेयर केस लीग, सीडी नुमा जिसको हम बोलते हैं, सीडी नुमा। इसमें क्या, मान लीजिए आपका 5 टीम का बनाना आ गया कि भाई आप स्टेयर केस बनाइए। तो सिंपल सा है, राउंड 1 2 3 आप लिख लेना। राउंड 1 में एक टीम को फिक्स कर लो, 1 को फिक्स कर लिया, 1 से आगे बढ़ तो 1 2 के साथ मैच, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। फिर क्या होता है, सीडी उतर जाती है ना। तो राउंड 2 में 2 को फिक्स कर लो, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। नेक्स्ट इज 3 को फिक्स कर लो राउंड 3 में, 3 को फिक्स कर लिया, 3 का मैच 4 के साथ, 3 का मैच 5 के साथ। नेक्स्ट में क्या करना है, राउंड 4 में आपको 4 को फिक्स कर लो, 4 का 5 के साथ मैच। ये आपका स्टेयरकेस मेथड इजी। चाहे 7 टीमों का बनाओ, चाहे 10 टीमों का बनाओ, इसको इसी के सामने 4 to 5, चाहे 10 टीमों का बनाओ, कितना भी आप बना सकते हो। लेकिन इसमें कोई भी बाय का प्रावधान नहीं है भाई, इसमें बाय का कोई भी सीन नहीं है। बाय इसमें दी नहीं जाती है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, कौन से मेथड में बाय का प्रोसेस नहीं करना पड़ता, दैट इज स्टेयरकेस, सिंपल। नेक्स्ट आपके उसमें है, आपके सिलेबस में साइक्लिक हम करते हैं। साइक्लिक में क्या है, ऑड और इवन के आधार पे हमने बाय देनी है। ऑड और इवन के आधार पर हमने बाय देनी है। मान लीजिए पहले हम इवन का करते, 4 टीम का बनाना है साइक्लिक, या 6 टीमों कर लेते हैं क्योंकि 6 में ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। 6 का टीम, साइकिल होता है ना, साइकिल का पहिया, बस उसी को याद करो। राउंड 1 में एक टीम को किसी को भी फिक्स कर लो थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मान लो हमने इवन है तो बाय नहीं, कोई बाय नहीं है। एक को फिक्स कर लो, इसको हम लोग सर्कल कर दिया, हम लोग फिक्स। भाई पहिया घुमाना है 3, इधर से 4, इधर 5, इधर 6। अगर मैं बोलूँ आमने सामने लिख दूँ, बस ये राउंड 1। राउंड 2 में क्या होगा, 1 फिक्स है भाई, ये पोजीशन से नहीं हिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि एक पोजीशन आगे कर दो तो क्या होगा, 6 1 पे आएगा, पर ये तो फिक्स है, हिलेगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, 2 की जगह,
ये 6, एक कदम आगे बढ़ गया 2, एक कदम 3 आगे बढ़ेगा, नीचे तो कुछ भी नहीं है, इधर स्पेस इधर है 3, 4 यहाँ था इधर और 5 ये, मतलब ये 6, बस इसको ध्यान रखना है। ऊपर वाले फिक्स को मत हिलाओ और ये ऊपर वाली टीम फिक्स के नीचे आ जाएगी, बस ये सोल्व हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5, 6 यहाँ था सेकंड पोजीशन पे, ये नीचे आ गया, यहाँ 2 था 2 इधर आ गया, 3 और ये आपका 4। कब तक करना है? जब तक ये 6 रिपीट नहीं होना चाहिए। जो हमने अब 4 इसके नीचे, क्योंकि वो तो फिक्स है, और यहाँ 5 था 2 नंबर पे खिसक गया नीचे भाई, 5, 6 और ये आ गया 2 और ये आ गया 3, और 5वां राउंड में क्या होगा भाई, 1 फिक्स है और ये 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ गया, उसके नीचे 4, उसके नीचे 5 और उसके नीचे 6 और 2। बस अगर आगे हम बढ़ेंगे ना भाई तो 6 दोबारा रिपीट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो नंबर ऑफ राउंड इसमें कितने हो गए, n-1, नंबर ऑफ टीम -1 हो गया भाई, नंबर ऑफ राउंड्स। इसके बाद हम अगर मान लीजिए ओड टीमें हैं, ओड टीमों में हमने क्या करना, ओड मतलब भाई आप सब समझते हो विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। ओड में अगर हमने साइक्लिक मेथड से ओड टीमें का बनाने के लिए आया है तो बाय देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 टीमों का बनाना है, 5 इज ओड, बाय ऑन हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है। राउंड 1 में बाय को फिक्स कर लो, मतलब सभी में बाय को फिक्स कर लो, जैसे तुमने 1 को फिक्स किया था इसमें बाय को फिक्स कर लो। बाय 1 मतलब बाय डमी टीम, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग आप सबको आती है। राउंड 2 में भाई बाय को तो फिक्स करना है, बस सीरीज वही चलेगी। ये और नीचे खिस एक एक कदम आगे बढ़ा दो, ये यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ नीचे 1, 2, 3, 4, सिंपल। आगे राउंड बाय फिक्स रहेगा, कौन नीचे आएगा 4, एक एक कदम आगे, नीचे आ गया 5, 1, 2, 3, इनके मैचेस हो रहे हैं आपस में। अब नेक्स्ट राउंड में बाय, ऊपर 3 था तो नीचे आ गया 3, 4, 5, 1, 2, कब तक, जब तक ये जो 4 है, जब तक ये मतलब 5 रिपीट नहीं होना चाहिए, 4 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट राउंड में क्या, नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, बाय और 2, 3, 4, 5 और उसके ऊपर 1, उसके बाद क्या है बाय 1, 2, 3 और उसके बाद 4। अब देखो ये रिपीट हो गया, ये यहाँ तक नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, तो बस इतना ही था, इतना ही था, 5 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, अगर टीमें ओड है तो नंबर ऑफ राउंड इजिकल टू n, जितनी टीम है उतने राउंड बनेंगे। यहाँ से देख सकते हो आप 5, 4, 3, 2, 1 करेक्ट है। अब लास्ट आपका फिक्सचर है नॉकआउट का। नॉकआउट का फिक्सचर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो एक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इन फिक्सचर्स में से वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोगों से अगर कोई पूछे, अगर मेरे से पूछो सर आप ये बता दो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भाई आजकल इतने सीबीएसई का ऐसा पैटर्न बन चुका है कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1, चैप्टर 10, चैप्टर 7, ये इनमें से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम नॉकआउट फिक्सचर तैयार करते हैं। नॉकआउट मान लो 11 टीमों का बनाना है, 11 टीम्स, कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी भी टीमों का फिक्सचर नॉकआउट बनाने के लिए आ जाए नंबरिंग कर दो, 21 से 21 लिख दो, 25 से 25 लिख दो, जो भी कुछ है। तो 11 क्या है, ओड। ओड में इसका ऊपरी भाग, अपर हाफ, इसको हम ऊपरी भाग कहते हैं। ऊपर वो कितने आएंगे, n+1/2, n इज द नंबर ऑफ टीम, मतलब 11 + 1/2, भाई ये आ गया 12 से 2 से डिवाइड करेंगे 6, मतलब 6 ऊपर, अब कॉमन सेंस है 5 नीचे, पर कर लेते हैं n-1/2, 11 - 1, ठीक है, 5 आ गया। अगर ये 12 होते तो फॉर्मूला n/2 होता, 6, 6,
अब हम करते बाय। बाय देने का तरीका क्या है भाई इसमें, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितने भी जा सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये क्या आ गया 2 4 8 16 32, रट लो इस चीज़ को। अब ये देखो 11 कहाँ पर लाई करता है, 16 में लाई करता है, 21 कहाँ लाई करेगा 32 में, 7 कहाँ लाई करेगा 8 में। तो जहाँ वो लाई करता है वो नंबर और माइनस कितनी टी में, तो मतलब 5 बाय है, 5 बाय है इसमें। बाय देने का तरीका, अब कौन सी बाय कितने में, ऊपरी भाग में कितनी बाय जाएंगी और नीचे के वाले भाग में कितनी जाएंगी, ऊपरी हाफ में भाई NB-1/2, इसका उल्टा है, मतलब 5 - 1/2, मतलब ऊपर जाएगी 2 बाय और लोअर हाफ में जाएगी 5 + 1/2, नीचे 3, इसका उल्टा है। बाय बाय में कितना, कौन से हाफ में कितने जाएंगे। अब देने का तरीका, सबसे पहली बाय निचले हाफ के नीचे, निचले हाफ के नीचे, दूसरी बाय ऊपरी हाफ के ऊपर, तीसरी बाय निचले भाग के ऊपर, चौथी बाय ऊपरी भाग के नीचे। और यही सीरीज रहेगी, इसको रैप की तरह भी कर सकते हो आप, नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, इसको आप बस याद कर लो तो आगे की सीरीज भी ऐसे ही है। पांचवी बाय कहाँ जाएगी, नीचे के नीचे, अरे इस पे तो ऑलरेडी बाय है तो भाई ऊपर आ जाओ, बस। अब बना दो पेयरिंग, पेयरिंग जो ऊपर से बनाना स्टार्ट करो, 1 तो बाय नहीं जाएगा, 2 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ, 7 बाय 8 का 9 के साथ। हाफ हाफ ऐसे नहीं होगा, ऊपरी हाफ की टीमें ऊपरी ही भिड़ेंगी, नीचे हाफ की टीमें नीचे भिड़ेंगी। अब मान लीजिए राउंड वन में तो बाय के तो आते नहीं, 2 और 3 में मान लीजिए 3 जीत गया, 4 5 में 4 जीत गया, 8 में 9 में 8 जीत गया, निकल गई। राउंड 2 में बाय को ले आओ, ये बन गया आपका। अब बाय भी आएंगी, बाय भी मैच खेलेगी, मान लो जो इसमें से कोई भी आप विनर बना सकते हैं। अब इनमें से ये जीत गया, इनमें से जीत, अब फाइनल मैच इनका होगा, मान लो 10 विनर। एक क्वेश्चन और है आपके इसमें सिलेबस में कि सीडिंग, मान लो ये आ जाए 11 टीमों का फिक्सर बनाओ जिसमें 4 टीमें सीडेड है, कुछ नहीं करना है, यहाँ रैंक कर दो, रैंक 1, जैसे आपने बाय दी थी ना जिस तरीके से, नीचे के नीचे ऊपर का ऊपर, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, ये होगी रैंक, सीडेड है ये, चाहे इनको बाय मिले ना मिले, जितनी भी सीडेड आपने लिख देनी साइड में। ये आपके भाई फिक्सर्स हो गए, ये फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही हमने फास्ट करना है क्योंकि ये एक तरीके से क्विक रिकॉल है, रिवीजन है। अगर आप फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो जिनके पास मेरा नंबर है क्लास स्टूडेंट्स, वो मेरे को टेक्स्ट कर लेना, या उसमें मैं लिंक भेजूंगा, उसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 क्या है भाई, पोस्चर। आपके सिलेबस में कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी होती हैं, नोकनीज, बोलेग्स, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, और उनके क्या क्या सुधारात्मक उपाय हैं। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित 3 है, क्वाइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुबड़ पीछे का, कुबड़ आगे का, और रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। क्या होता है काइफोसिस का मतलब होता है, ये देखो थोरोकिक रीजन, जिसको हम बोलते हैं कटी क्षेत्र, कटी क्षेत्र का बाहर निकलना, मतलब थोरोकिक रीजन का कॉन्वेक्स हो जाना, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द थोरोकिक रीजन इज कॉल्ड काइफोसिस। मतलब ऐसे आपका ये आप हैं तो ऐसे हो जाएगा, कूब निकल गया, किस कारण होता है, पिलो लगाना, ऐसे काम करना। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके उल्टा काम करना है। कैसे, चक्रासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, ऐसे आसन करने से काइफोसिस ठीक होता है। नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, ये लुम्बर रीजन का कॉनकेविटी, मतलब ऐसे हो जाता है, ये धंस जाता है अंदर और ये बाहर निकल जाता है। लुम्बर रीजन आपका जो है वो कॉनकेव हो जाता है,
निचली कमर अंदर धंस जाती है जिसके कारण पेट बाहर निकलता है, तो वो लुम्बर। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? पश्चिमोत्तानासन, हस्तासन। कैसे? जिससे निचली कमर, नीचे वाली जो कमर है वो बाहर निकले, जैसे ऐसे दीवार के साथ अपनी निचली कमर लगाकर खड़े होना, ये आपके आ गया लुम्बर। उसका नेक्स्ट इससे आगे है स्कोलेसिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, एस बन जाती है। उसको ठीक करने के लिए त्रिकोणासन मतलब जो भी प्रॉब्लम है उससे उल्टा आसन करना है, उल्टा कार्य करना है, उल्टा एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना है, तो वो ठीक हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन के लिए लटकने से भी स्कोलिसिस ठीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है भाई? चपटे पैर मतलब एड़ी और पंजे के बीच में एक आर्च होता है। पानी में आप डुबो के फर्श पे चलेंगे तो एडी और पंजा ही छपेगा, बीच का आर्च नहीं छपेगा, तो वो कई लोगों का फ्लैट होता है, मतलब एडी पंजा और बीच का जो आर्च है वो होता ही नहीं है, बिल्कुल चिपटा होता है, फ्लैट फुट। तो उसको ठीक करने का क्या उपाय है भाई? एडी पे चलना, पंजे पे चलना, पैर की उंगलियों से लिखना, पैर की उंगलियों से अंगूठे से कंचे उठा के एक कप से दूसरे कप में डालना, इस टाइप से हम बोलेंगे फ्लैट फुट। नेक्स्ट इज नोक नीज, घुटने टकराना, नोक करते हैं ना, घुटने टकराना, नोक नीज को ठीक करने का उपाय पिलो लगाकर सोना। उसके बाद हॉर्स राइडिंग, उसके बाद वृक्षासन। नेक्स्ट इज बोलेक्स मीन्स धनुषाकार टांगे, धनुष की तरह टांगे हो जाती, रिकेट्स की तरह बाहर निकल जाता है बहुत ज्यादा घुटना। उसको ठीक करने के लिए गरुड़ासन, बाहर से घुटने को अंदर दबाना, अंदर धकेलना, विटामिन डी की कमी को पूरा करना, इस टाइप से के आपके बोलेक्स का और नोकनी का निकनेम भी है। इनके निकनेम भी आपको याद करने हैं। जेनुवेलगम, तो आपने वो पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विशेष परिस्थितियां। प्रथम रजोदर्शन, असामान्य मासिक धर्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेनार्की एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। मेनार्क क्या होता है? प्रथम रजोदर्शन, महिलाओं में पहला मेंस्ट्रुएशन जो होता है 12-13 साल की आयु में जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं, प्रथम रजोदर्शन। और असामान्य मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन मीन्स 28 से 35 दिन के बीच में जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है 3 से 7 दिन, तो वो पीरियड जो है वो असामान्य हो जाना, कभी आगे कभी पीछे, कभी ज़्यादा, कभी 2-3 महीने स्किप, कभी इरेगुलर हो जाना, मतलब उसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन या असामान्य मासिक धर्म। लास्ट टॉपिक है इसका महिला एथलीट त्रय। बहुत अच्छे से दौड़ रहे हो आप, बिल्कुल 10 किलोमीटर की रेस पूरी अच्छे से आप भाग रहे हो। चैप्टर 2 भी कंप्लीट होने वाला है, बने रहिए। वेरी गुड। महिला एथलीट त्रय, 3 प्रॉब्लम होती है महिला खिलाड़ियों को आमतौर पर, खासकर जिम्नास्ट में भी होती है। पहला ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हिंदी में बोले अस्थि सुशीलता, मतलब हड्डियों की कमजोरी। क्यों? खाना नहीं खाएंगे, मेंसेस असामान्य हो गई, उसके कारण क्या होगी? हड्डियां कमजोर हो गई। तो एक तो पहली प्रॉब्लम मतलब हड्डियों की कमजोरी। दूसरा भोजन संबंधी विकार, भोजन संबंधी ईटिंग डिसऑर्डर। मीन्स क्या होता है कि कई खेलों में क्या होता है कि मोटे हो जाएंगे, स्पीड चेक हो जाएगी, पतले पतले होना चाहते हैं ताकि परफॉर्मेंस आए, ऐसा रिसर्च में मिला है। तो रिसर्च में ये ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स मीन्स भोजन संबंधी विकार, ढंग से खाना न खाना। हमें मिथ लगता है कि वजन कम करना तो डाइटिंग करो, वजन कम होता है भाई बैलेंस डाइट से, न कि डाइटिंग से। अब 2 प्रकार का होता है ये, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? मोटा होने के डर से खाना ही ना खाना, एंजाइटी होना, खाना ही स्किप कर देना। और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? मोटा होने के डर से पर जीभ के स्वाद के चक्कर में खाना तो खाता है लेकिन खाना खाते ही टेंशन में आ जाता है, और मैंने रसगुल्ला खा लिया, तो क्या करेगा? अत्यधिक व्यायाम करेगा, या कुछ कंडीशन में पर्जिंग भी कर देते हैं, उल्टी करना, पर्जिंग करना,
या ऐसी ऐसी मेडिसिन्स लेना ताकि जो मैंने खाना खाया है वो मुझे एब्जॉर्प्शन ना हो उसमें, इस टाइप से ईटिंग डिसऑर्डर। और लास्ट है इसका ऋतुरोध, या जिसको बोलते हैं एमिनोरिया। एमिनोरिया मीन्स, ऋतुरोध मीन्स मेंस्ट्रुएशन का समय पर न आना, 5-6 महीने स्किप हो जाना, या उसमें इरेगुलरिटीज होना। तो वेल डन स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चैप्टर 2 भी आपने टच किया है, बहुत बढ़िया। तीसरा चैप्टर है जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारक के रूप में योग, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिसीज। योगा का सबसे अच्छा चैप्टर ये करना है ना, तो वो आसन करके देख लो। वज्रासन, हस्तासन, कोई भी आसन है, भुजंग आसन, मान लीजिए भुजंग आसन है, भुजंग आसन कैसे करते हैं। अब मैं अगर भुजंग आसन को एक बार उसकी विधि कर लेता हूँ तो मुझे उसका विधि लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने उसको करके देख लिया। तो सबसे पहला इसमें टिप है कि उस आसन को प्लीज करके देख लीजिए। दूसरा आपके लिए टिप्स है कि उसको याद करने का तरीका, क्योंकि पिछले सेशन में कम थे आसन, अब की बार ज़्यादा है। तो जैसे पहले हम पढ़ते हैं कि, चलो हम पहले पढ़ते हैं ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा क्या होता है। मोटापा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार 30 से अधिक का स्कोर मोटापा कहलाता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू BMI द स्कोर अबाउट द 30 और 30 आल्सो इंक्लूड इज ओबेसिटी। ओबेसिटी 3 प्रकार की होती है, ओबेसिटी 1, 2, 3। 30 से 35 ओबेसिटी 1, 35 से 40 ओबेसिटी 2, 40 से ऊपर ओबेसिटी 3। याद रखना, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार 18.5 से लेके 24.9 हेल्दी वेट है, लेकिन 25 से लेके 29.9 ओबेसिटी नहीं है, ओवरवेट है। तो ओबेसिटी की डेफिनेशन आपको पता चल गई। उसके बाद है आपका इस चैप्टर में अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, हमारे लंग्स में जो जिसमें हम सांस लेते हैं, एयर सैक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वेल्ड हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तो अच्छे से हम सांस को इनटेक नहीं कर पाते ऑक्सीजन को, दैट इज अस्थमा। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, हमारा एक ऑर्गन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन की मात्रा में गड़बड़ी होना, इंसुलिन हार्मोन है वो इरेगुलर हो जाता है या उसमें गड़बड़ी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक सामान्य आदमी का 120/80 होता है, 120/80। 120 से अधिक 140 तक भी सामान्य माना जाता है, लेकिन 140 से अधिक हो जाना और 100 से नीचे हो जाना, दैट इज हाइपरटेंशन। 140/100 से अधिक ब्लड प्रेशर का होना हाइपरटेंशन। ये डेफिनेशंस हो गई। अब आसन्स को कैसे याद करना है, देखिए ओबेसिटी के अंदर इसमें 3 ही टॉपिक है। हर आसन का आपने प्रोसीजर पढ़ना है, बेनिफिट पढ़ना है, कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़ने हैं। मीन्स विधि क्या है, लाभ क्या है, विपरीत संकेत क्या है। विपरीत संकेत में अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो भी कुछ लिख देना, गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की, जिसका कमर का ऑपरेशन हुआ है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, घुटने का ऑपरेशन हुआ है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, सही शरीर को गर्मा के आसन करना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शंस में ये लिख देना, अगर आपको एकदम सही तरीके से याद नहीं है तो। सही तरीके से याद है तो अच्छी बात है। और बेनिफिट्स में, लाभ में आप क्या लिखोगे, उसके लाभ, मोटापे को, ज़्यादातर आसन मोटापे को कम करते हैं। जो जिस चीज़ के लिए वो बीमारी है, आप देखिए कौन से ऑर्गन पे उसका इफेक्ट आ रहा है, उसमें मदद होना, ठीक है, फिटनेस को बढ़ाना, इस टाइप का आप लिख सकते हो। अगर आपको एकदम याद नहीं आ रहा है और याद है तो वेल डन, वेल गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, उस आसन को करके देख लीजिए, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे इसके विधि है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, मान लीजिए ओबेसिटी के अंदर आपके सिलेबस में है ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्य आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और भाई सूर्य भेदु प्राणायाम। आप इसको याद कैसे करें, याद करें तो देखो पहला वर्ड निकालो सबका, टी, ताड़ासन का टी, कटी चक्रासन का के,
पवन मुक्त आसन का P, मत्स्यासन का M, हल आसन का H, पश्चिमोत्तानासन का P, अर्ध मत्स्येंद्रासन का A, धनुरासन का D, अस्त्रासन का U और S। तो ये आपका हो गया TKPMHPADUS। तो मैंने बनाया है, कुछ भी बना सकते हैं। TK से तरुण, K से कुमार, तरुण कुमार, H ले लो हैं, PM के 10वें PA, तरुण कुमार हैं PM के 10वें PA। इसको याद करोगे, ओबेसिटी के तरुण कुमार T, भाई आपका आ गया ताड़ासन, कुमार कटी चक्रासन, PM पवन मुक्त आसन मत्स्य आसन, के से आपका आ जाएगा, ये ऐसे ही है, कुमार आ गया था। 10वें D धनुरासन, अष्टासन एंड सूर्यवेदु प्राणायाम। 10वें PA तो पश्चिमोत्तानासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। ऐसे आपने टिप्स बनाने हैं। जैसे दूसरे का भी टिप, डायबिटीज़ का भी अगर हम बात करें तो उसका भी टिप्स है, MP एंड SP ब्रैकेट में KD, मतलब SP का नाम KD है, या उसको छोड़ दीजिए, MP एंड SP का पर्सनल सर्वेंट KD भी गया। MP एंड SP का पर्सनल सर्वेंट KD भी गया। इससे आप डायबिटीज़ का आपका आसन याद हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रडिक्शंस आपने हर उसके आसन के याद करने, और इन किस किस कारण के प्रॉब्लम से होते हैं, जीवन शैली में बदलाव, वो वही 5-7 बातें सब में आ जाएंगी कि जीवन शैली खराब है तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, पर्यावरण ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएंगी। इस तरीके से आप योगा का चैप्टर कर लोगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। बहुत आसान चैप्टर है, 3 ही टॉपिक है। तो इसमें पहला टॉपिक हम बाद में करते हैं, पहला हम करते हैं एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। शारीरिक क्रियाओं के क्या लाभ हैं दिव्यांग बच्चों के लिए? भाई सारे लाभ हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक मजबूती देता है, मेंटली डेवलप, मानसिक विकास देता है, सोशली एडजस्टेबल, सामाजिक रूप से बढ़ाता है, इमोशनली स्टेबल, भावनात्मक रूप से सुधार करता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है ना। तो इन चीज़ों को हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना कि कई बार एकदम टीचर दे देता है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, मतलब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो उसमें सिर्फ साइकोलॉजी की बात करनी है, मतलब बिहेवियर की बात करनी है, व्यवहार की। सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है, मोटिवेशन करता है लाइफ के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, स्ट्रेस रिलीवर है। तो ये आगे लाभ फिजिकल एक्टिविटीज़ के। दूसरा टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्या क्या रणनीतियां बनाओगे आप दिव्यांग बच्चों को व्यायाम के लिए? तो पहली रणनीति मेडिकल चेकअप, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है। दूसरी रणनीति उपकरणों में बदलाव। उपकरण मीन्स शॉर्टपुट है, 7 किलो का होता है, 7.260 किलोग्राम का होता है नॉर्मल, लेकिन उसको हल्का कर देना, 3 किलो का कर दो। बॉल दे दो हाथ में। ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड क्रिकेट आपने सुना होगा, आवाज करने वाली बॉल है, तभी उनको आवाज आती है, वो हिट करते हैं। तो उपकरणों में बदलाव किया। नेक्स्ट रूल्स में बदलाव करना। वॉलीबॉल का नेट 2.43 मीटर का होता है मैन के लिए, उसको छोटा कर देना। बास्केटबॉल का जो जहां बास्केट डालते हैं उसको छोटा कर देना, ग्राउंड छोटा कर देना। इस टाइप से हमने चेंजेस करने हैं, ये हमारी रणनीति है ताकि वो खेले। एनवायरनमेंट अच्छा करना, इन रणनीतियों से हम दिव्यांग बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट इज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बढ़ाती है? पैरा ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स। हमारी दिल्ली में भी पैरा ओलंपिक्स के जो है वो स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं। अब पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स और डीफ ओलंपिक्स, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? पैरा ओलंपिक्स, भाई पहला डिफरेंस, पैरा ओलंपिक्स रिकॉग्नाइज है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक समिति से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति से।
स्पेशल ओलंपिक रिकॉग्नाइज है आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस,